हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड वीडियो में परमाणु संरचना की कैनाल किरणें या धन किरणों की खोज को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें गोल्डस्टीन ने जब विसर्जन नलिका में, वही कांच की विसर्जन नलिका है, उसमें जो कैथोड था वो सॉलिड था। इसमें कैथोड छिद्रित लिया है, उसमें छेद होते हैं, रॉड होती है, उस रॉड में छेद होते हैं। तो छिद्रित कैथोड लगाकर अल्प दाब पर गैसों में विद्युत गैस भर ली अल्प दाब पर, और गैस भर करके उसमें विद्युत विसर्जन कराया। तो देखा कैथोड के पीछे एक ग्लो उत्पन्न होती है। ये चमक कैनाल से निकलने वाली अदृश्य किरणों के कारण होती है। अतः इन अदृश्य किरणों को कैनाल किरणें कहा गया, क्योंकि कैनाल से निकल रही, कैनाल का मतलब छिद्रों से निकल रही। छिद्र कौन से? कैथोड वाले छिद्र, जो कैथोड में छिद्र हैं, कैनाल हैं, उन कैनालों से किरणें निकल रही हैं। इसलिए उन किरणों को इनने कैनाल किरणें या अदृश्य किरणें, इन अदृश्य किरणों को कैनाल किरणें कहा। चूंकि ये किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ती हैं, इसलिए इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। लेकिन इनको हम एनोड किरणें नहीं कह सकते, क्योंकि ये एनोड से नहीं निकलती हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ समझाएंगे। ये विसर्जन नलिका है कांच की, यहाँ वैक्यूम लगा करके अल्पताप कर लिया गया। ये जो कैथोड है, ये आपको मैंने बताया, ये कैथोड है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव एनोड होता है। कैथोड पे क्या किया इन्होंने, जब यहाँ छिद्रित कैथोड ले लिया, छिद्रित कैथोड लेने पर यहाँ एक ग्लो उत्पन्न होती है। अल्पदाब पर हाई वोल्टेज सोर्स लगाया, अल्पदाब पे गैस भरी, गैस भरने पर ये देखा कि यहाँ पर एक ग्लो उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो ये चमक किन्हीं अदृश्य किरणों के कारण थी, और वो किरणें जब इस कैनाल में से निकल रही हैं, ये जो कैथोड है, कैथोड छिद्रित छिद्र हैं, इन छिद्रों को कैनाल कहते हैं, छिद्रों को कैनाल कहते हैं। तो इसलिए इनसे निकलने वाली रेज को उन्होंने कैनाल रेज नाम दे दिया। जब इनको विद्युत क्षेत्र में गुजारा गया तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ती हैं। तो ऋण प्लेट की ओर मुड़ रही हैं, इसका मतलब ये धनावेशित हैं, इसलिए इन्हें धन किरणें भी कहा गया। अब बात ये आती है धन किरणों की प्रकृति कैसी। तो धन किरणों की प्रकृति के बारे में तो आपको बता ही दिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ये किस तरफ मुड़ रही हैं, ऋण प्लेट की ओर। तो कैसी हैं? धनावेशित है। तो इनकी प्रकृति धनावेशित होती है। अब इनके गुणों के बारे में, तो जैसा कैथोड किरणें, कैनाल किरणें एक सीधी रेखा में ऋण प्लेट की ओर या कैथोड की ओर गमन करती हैं, और इनका जो ये विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं, गैसों को आयनित करती हैं, और एक्स रेज उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि इनका जो द्रव्यमान, उनका जो वेग होता है वो कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होता है। तो इसलिए ये एक्स रेज उत्पन्न नहीं करती हैं। ये इसमें डिफरेंस है। तो इनकी विशेषताएं आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद में फिर अगली बात आती है कि धन किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति में, जैसे मैंने उस समय आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को आपने हाई वोल्टेज सोर्स का इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी तो ये टूटेगा, टूट करके देगा 2H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो 2H प्लस है, ये धनायन है, ये धनायन पर आकर्षण लगेगा किस तरफ को? एनोड की तरफ। तो ये जो धनायन है, यही धनायन एक किरण पुंज के रूप में इस कैनाल से निकलता है और यहाँ चमक उत्पन्न करता है। तो यही धनायन इसका एनोड किरण कहलाता है, कैनाल किरणें कहलाता है, या धन किरणें कहलाता है। यही अब ये जो धन किरण है ये बदल भी सकती है इसका, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए E अलग होगा और M अलग होगा, हाइड्रोजन का आवेश और द्रव्यमान अलग अलग होगा, तो इसका E/M जो धन किरणों का होगा वो अलग हो जाएगा। अब जैसे मान लो हीलियम ले लिया हमने, अब हीलियम को आपने आयनित किया, तो ये क्या होगा? 2He प्लस और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो हीलियम है इसके लिए M अलग होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल देखें तो इसके लिए 1.00757 करके आता है लगभग द्रव्यमान, और आवेश 1.602 इंटू 10⁻⁻19 लगेगा। लेकिन हीलियम के लिए आवेश वही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही गैस चेंज होगी तो धनायन चेंज होगा, और धनायन चेंज हो से उसका द्रव्यमान चेंज होगा। तो इसलिए E/M का मान, कैनाल किरणों के लिए E/M का मान अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा होता है धन किरण, एनोड के लिए सबसे ज़्यादा जो E/M का मान होता है वो प्रोटॉन के लिए होता है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है और आवेश बराबर होता है। आवेश तो 1.6 रखेंगे, तो आवेश तो ठीक है, लेकिन द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसलिए E/M का मान हाइड्रोजन गैस के लिए या प्रोटॉन के लिए सबसे अधिक होता है।
लेकिन हीलियम के लिए उससे कम होगा क्योंकि ये 4 हो जाएगा, इसका जो लगभग है 4, तो E/m 1.6 × 10⁻19 बटे 4, तो ये कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड, जैसे कैथोड में E/m का मान डिफर नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्योंकि वो जो कैथोड किरणें हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो धन किरणें हैं वो वास्तव में गैसों के धनायन हैं। तो गैस चेंज होगी तो धनायन भी चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पर ये धनायन है, इस धनायन के चेंज होने से इसकी कैनाल किरणें भी चेंज हो जाएंगी, अर्थात इसका E/m का मान चेंज हो जाएगा। तो सबसे अधिक E/m का मान होता है प्रोटॉन के लिए, और हीलियम से उससे कम। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कैनाल किरणों के लिए E/m का मान कांस्टेंट क्यों नहीं होता, तो आप कहेंगे कि कैनाल किरणें वास्तव में जो डिपेंड करती हैं वो गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्यों? गैस बदलेगी तो धनायन बदलेगा, और धनायन बदलने से उसका द्रव्यमान बदल जाता है। जबकि अगर कोई कहे कैथोड किरणों के लिए क्यों नहीं बदलता, तो आप कहेंगे कैथोड किरणें वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए E और m का मान कांस्टेंट होता है, इसलिए E/m का मान भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसी में आगे वीडियो में हम अभी आपको न्यूट्रॉन की खोज भी बता देते हैं। PDF में हम जो डिस्कस किया है वो PDF में हम आपको भेज देंगे। न्यूट्रॉन की खोज, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने हल्के तत्व जैसे बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की तो देखा कि कुछ वेधी किरणें निकलती हैं जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, अर्थात ये उदासीन होती हैं, और इनका द्रव्यमान 1.00866 AMU हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इन किरणों को उदासीन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। जैसे बेरिलियम B49 पर जब अल्फा कण की बमबारी की तो ये C612 में कन्वर्ट हो गया, 0N1 बना। ये जो कण था, जब इसको विद्युत क्षेत्र में भेजा जा रहा था तो ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो रहा था, बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। तो अर्थात ये उदासीन है और इसका द्रव्यमान जो है वो परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। तो इस तरीके से हम ये देखें, इसका नाम हमने न्यूट्रल होने के कारण और प्रोटॉन के साथ इसका जो द्रव्यमान है लगभग बराबर होता है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आपको बता दी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, और कोई समस्या होने पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे।